नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों हम यहाँ पर हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वह वीडियो है भाई योगेंद्र जीत किताब से MCQ संबंधित। ओके, MCQ संबंधित है। यह हमारा दूसरा चैप्टर है, यानी दूसरे चैप्टर से हम जो है यहाँ पे MCQs करवा रहे हैं। लगभग जो है 300 MCQs है। दूसरे चैप्टर में 300 MCQs हैं। अगर आप किताब आपके पास है और यह MCQs आप प्रैक्टिस करोगे तो समझो आपका एक भी प्रश्न जो है छूटने वाला नहीं है, या चाहे AP DSC हो या तेलंगाना DSC हो, दोनों में भी यहाँ से भाषा शिक्षण से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, वो आप याद रख लीजिएगा। ओके, और इसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर ऑल स्टेट भाषा शिक्षण से संबंधित ऑल स्टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो हुए हैं एग्ज़ाम्स, वहाँ से जो है हम MCQs कलेक्ट कर रहे हैं। वह भी जल्दी ही तुरंत ही कंप्लीट होगा। वह और यह दो मिलकर अगर आप पूरा प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहाँ से जो ना आपके एक भी जो है मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, अगर किसी को चाहिए यह PDF तो आप जो है हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा और उस नंबर से जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर दोगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा अनदेखा मत कीजिए। इतना मेहनत से वो जब बना रहे हैं तो उसका लाभ 100% है। कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप हल करोगे। उस तरह से हम लाइन टू लाइन हर लाइन को, हर सेंटेंस को, हर वाक्य को जो है हम प्रश्न में यानी क्वेश्चन में परिवर्तित कर रहे हैं, जो प्रश्न में परिवर्तित कर दे रहे हैं, परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो समझो आपको कितना लाभ हुआ। देखिए, हम ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से एक 10-20 MCQs बना दो हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम क्यों 300 MCQs बना रहे हैं, 200 MCQs क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कोई भी प्रश्न आए तो ना छूटे। हमें 16 मार्क्स के लिए आता है, तेलंगाना के लिए जो है 16 अंक मिलते हैं। ओके, और AP के लिए जो है यह 20 है। तो इसमें से हमें 16 को 16 भी आ सकते, 20 को 20 भी आ सकते, 100% आ सकते। हम पूरा किताब, जब हम किताब का निचोड़ ही कर दे रहे हैं, तब हमें क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी किताब में है उसके बेसिस पे भी जो है हम, और प्रीवियस ईयर में जो तेलंगाना AP में जो एग्ज़ाम्स हुए और बाकी जहाँ पर भी एग्ज़ाम्स हुए उसको देखते हुए यहाँ पे प्रश्न बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज के जो है प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, उससे पहले आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी आपका लाभ हो रहा है कहीं से भी, तो आप कर सकते हैं। हमारे जो पिछले टेट से संबंधित हमने काफ़ी कम वीडियोस बनाए थे, तो तेलंगाना टेट में हमारी जो MCQ से 5-6 प्रश्न आए थे, बहुत कम वीडियो से। वह भी जो है हमारे जो साथी होते हैं, जिसने तैयारी की थी, उन्होंने खुद कहा था कि सर आपकी जो आपने जो बनाया था MCQs, वहाँ से 5-6 प्रश्नों का काफ़ी लाभ हुआ। अगर आप ज़्यादा बनाते तो शायद अधिक जो है MCQ यानी प्रश्न हमको आसान हो जाते थे, काफ़ी लाभ होता था, ऐसा उन्होंने कमेंट में बता दिया है। ओके, तो समझो हम जो है ना स्टडी करके ही इस MCQs को बना रहे हैं, वो बात आप याद रख लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं हम। आज की जो पहला प्रश्न है आज का, वह है पाली और प्राकृत में री का प्रयोग क्या था? देखिए, बहुत अधिक था, B सामान्य है, बिल्कुल नहीं मिलता, यानी पाली और प्राकृत में री बिल्कुल नहीं मिलता, या केवल वैदिक रूप में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो हम देखेंगे। पहले आप सही से उसे देख लीजिएगा, मैं फिर उसको बता दूंगा। इसका जो सही उत्तर है वह है C, बिल्कुल नहीं मिलता। पाली और प्राकृत में री बिल्कुल भी नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न जो है MCQs जो है किताब से लिया हुआ है। ओके, कौन सी किताब भाई? तो भाई योगेंद्र जीत किताब से हर लाइन को हमने प्रश्न में परिवर्तित कर दिया, इससे पहले ही बताया था। जब आप पढ़ोगे तो यह जो वाक्य है आपको देखने को मिलेगा, तो उसको हमने प्रश्न में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो री, पाली और प्राकृत में री नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। इसका सही उत्तर जो है C है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लृ, इसको लृ कैसे? ओके, लृ का प्रयोग किस भाषा में अल्प मात्रा में होता था? बहुत कम मात्रा में होता था। किस भाषा में? आधुनिक हिंदी में, B पाली में, C प्राकृत में, D वैदिक संस्कृत में। तो यह जो लृ है यह वैदिक संस्कृत में इसका जो है अल्प मात्रा में प्रयोग होता था। आप अगर वैदिक संस्कृत, यानी संस्कृत के दो है भाग,
एक लौकिक संस्कृत और दूसरा वैदिक संस्कृत। तो उसमें वैदिक संस्कृत में जो है यह हमें देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर जो है डी है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में ल का प्रयोग है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, देखते हैं हम। तो हिंदी में ल का प्रयोग बहुत कम होता है, ये बी अल्प मात्रा में होता है, सी बिल्कुल नहीं मिलता, डी केवल लिखित में है। तो हिंदी में यह हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए सी। अगर आप वर्णमाला को देखेंगे, हिंदी की ध्वनियों को आप जब देखते हो तब ये हमें दिखाई नहीं देता है। हाँ, आज विशिष्ट व्यंजन को जो है हम आज क्या हुआ, उसको ऐड कर दिया गया है हिंदी में। यह जो है मराठी में इसका खूब जो है प्रयोग होता है। ल, इसे ल कहते हैं, ये ल कहते हैं, ओके, ल। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के स्वरों के अनुनासिक रूप है कौन से हिंदी के स्वरों के अनुनासिक रूप कौन से है? उपलब्ध नहीं होते हैं, केवल लिखित होते हैं, सी उपलब्ध होते हैं, डी केवल विदेशी भाषाओं में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, उपलब्ध होते हैं। हिंदी के स्वरों के अनुनासिक रूप जो है हमें क्या है, उपलब्ध होते हैं। ऐसा प्रश्न बनता है क्या सर? हाँ भाई, किस तरह से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। देखो, आपको अनुनासिक रूप समझ में आ गया, ये अनुनासिक क्या होता है। ओके, किसी को पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा ये अनुनासिक क्या होता है। आपको अगर पता रहेगा तो ये भी ऑप्शन आपको आसान हो जाएगा ना। तो आपको इन जो जो तथ्य दिया है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जो भी सूक्ष्म दृष्टि से जब पढ़ेगा उसी को जो है यह प्रश्न करने को मिलेगा, यानी आसानी होगी। जो ऊपर ऊपर तौर पे पढ़ेगा और कहेगा कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, आपका सिलेबस हो गया। तो जो बारीक दृष्टि से पढ़ते नहीं और पढ़ना होगा, किस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, ऐसा अगर कोई सोचेगा तो 100% जो है वो एलिजिबल है क्वालिफाई होने के लिए। तो इसका सही उत्तर तो हमने बताया सी है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण किसके समान होता है? ये व्यंजनों के समान, बी दीर्घ स्वरों के समान, सी सामान्य स्वरों के, डी संवृत स्वरों के। तो किसके समान होता है? तो इसका सही उत्तर जो है वह सामान्य स्वरों के समान जो है होता है। किसका? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण जो है वह सामान्य स्वरों के समान होता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अनुनासिक स्वर के उच्चारण में वायु कहाँ पहुंचती है? यानी जो अनुनासिक जो स्वर है, ओके, स्वरों के उच्चारण में वायु जो है कहाँ पहुंचती है? तो ये देखिए, ये केवल मुख से बाहर जाती है, नहीं। बी केवल कंठ में, ये भी देखिए आगे। सी देखिए केवल नासिक विवर में, डी देखिए तालु में। तो वायु कहाँ पहुंचती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, इसका सही उत्तर है। जो वायु होती है वह नासिका विवर में जाके पहुंचती है। ओके, उच्चारण जब भी करते हैं हम, अनुनासिक का जब उच्चारण करते हैं तब वायु कहाँ जाके पहुंचती है? तो वह नासिक विवर में जाके पहुंचती है। तो नासिका का जो मतलब है वह है नाक। ओके, नासिका का मतलब क्या है? नाक है। तो जो कहाँ पहुँचती है, हम इसे किस तरह से सूचित करते हैं हिंदी में? तो चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? नासिका कहते हैं। जिन स्वरों या व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी कम मात्रा में निकलती है, नाक से भी कम मात्रा में निकलती है, इसे दर्शाने के लिए वर्ण के ऊपर क्या करते हैं हम? चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे चंद्र बिंदु आपको पता है, यह चांद। ओके, ये चांद। तो चंद्र बिंदु लगा रहे, इसी को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इस बात को आप याद रखिए। समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। हमने यहाँ पे देखिए आपको नोट भी दिया है, उच्चारण में के कोमल तालु। ओके, उच्चारण में कोमल तालु और कोवा के नीचे झुक जाने पर वायु मुख से बाहर न जाकर नासिक विवर में पहुंचती है और वहां गुंजायमान होकर क्या होती है? बाहर निकलती है। आपको यह जो वाक्य है भाई योगेंद्रजीत किताब में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आप वह किताब अगर पढ़ोगे तो समझो आपको ये समझ में आ जाएंगे पूरे MCQs। तो ये समझ में आ, हम जो है ना अनुनासिक जो है इसे कहते हैं, बिंदु लगाते हैं। ओके, बिंदु लगाते हैं। समझ में आ? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुनासिक स्वर के उच्चारण में वायु। तो
अनुनासिक स्वर के उच्चारण में वायु क्या है, सीधे बाहर निकलती है, क्या होती है? ए सीधे बाहर निकल जाती है, बी मुख से बाहर नहीं जाती, सी केवल फेफड़ों में रहती है, डी ओष्ठों में रुक जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये आपके लिए छोड़ दूं या मैं खुद बता दूं? तो चलिए मैं खुद ही आपको बता देता हूं। अनुनासिक स्वर के उच्चारण में वायु जो है मुख से बाहर नहीं जाती है। मुख से बाहर जाती है क्या, हमने इससे पहले ही देखा था। वो कहाँ से जाती है, नासिक का यानी नाक के अंदर। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, मुख से बाहर नहीं जाती है। समझ में आया? अगला प्रश्न देखिए, विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में कौन सा स्वर आया है? तो हिंदी में विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में कौन सा स्वर आया है? ये वाला आओ, और ये आंख को हम यूज करते हैं ना, बिंदु चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ओके, बी आओ, सी अम, डी ओ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये जो है इसका सही उत्तर है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। ये बीट को आपको छोड़ना ही नहीं है। ओके, इसका उच्चारण किस तरह से करते हैं, अगर हम जब इसे उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण अलग रूप में होता है। औ इस यानी आँख, बिंदु लगाएंगे तो आँख, तो इस तरह से जो है इसका उच्चारण होता है। तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी प्रभाव से आए स्वर का उच्चारण किसके बीच का होता है? यानी विदेशी प्रभाव से, इससे पहले देखा हमने, तो भाव से आए स्वर का उच्चारण किसके बीच का होता है, इससे पहले जो देखा है उसी के बारे में। तो देखिए इसका ए तथा ई के बीच, बी का अ तथा ओ के बीच, सी का ई तथा ऊ के बीच, डी ऊ तथा ओ के बीच। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, ओ। अभी हमने यह जो विदेशी भाषा का देखा था, इसको क्या कहते हैं, ओ ओ ओ कह सकते। समझ में आया? तो ये है इसका उच्चारण। तो इसका सही जो उत्तर है बी है। देखो हम कैसे इसके एक के बाद एक को रिलेटेड करते हुए प्रश्नों को बना रहे हैं। अगर आप सीढ़ियों को समझ रहे होंगे ना कि हम किस तरह से आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है ओ यानी ओ स्वर का उद्गम किस प्रभाव से माना गया है, किसके प्रभाव से माना गया है? तो ये संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी विदेशी भाषाएं। तो इसका जो सही उत्तर है उसका प्रभाव जो है विदेशी भाषा से माना गया है। ओके, विदेशी भाषा से माना गया है, इसलिए आपको डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क व्यंजन के उच्चारण में जीवा यानी जीभ का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? ओके, कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? ये जो है जीवा की नोक, बी जीवा का मध्य भाग, मैंने इसे पश्चिम मध्य यानी अग्र, इसके बारे में पिछली वीडियो में देखा था। सी जीवा का पिछला भाग, डी जीवा का अग्र भाग। ओके, तो क व्यंजन के उच्चारण में जीवा का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो वह है जीवा का पिछला भाग जो है प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है सी, इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क वर्ग, आपको पता है क वर्ग में कौन से आते हैं? क में क, ख, ग, घ, ये क्या है? क वर्ग है। ये क्या है? क वर्ग है। ओके, ट वर्ग कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ। तो च वर्ग कौन सा है? च, छ, ज, झ। ये इन वर्गों को आपको याद रखना है भाई। किसी भी तरह से एक चार्ट आता है, वह चार्ट मैं टेलीग्राम में लगा दूंगा। इसका जो चार्ट आता है, यह चार्ट मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। वहां से आप क्या कर सकते हो, उस चार्ट को बाहर कर लो, नोटेड कर लो। किसी भी हालत में उस चार्ट को नोटेड करोगे ना, तो यहां से आपका प्रश्न, कौन सा भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये याद रखो। ओके, 100%। ओके, तो देखिए यहाँ पे क वर्ग के व्यंजनों में कंठ शब्द का सही अर्थ क्या है? कंठ जो है उसका सही अर्थ क्या है? ये गला, ओके, बी कठोर तालु, सी कोमल तालु, डी दंत। तो ज्यादा लोग क्या करेंगे, क वर्ग के व्यंजनों को कंठ का शब्द का सही अर्थ क्या है जैसे ही पूछा जाएगा वो सब लगा देंगे, ये सर ये ऐसा लगा देंगे, मगर वो नहीं है, ये नहीं, कोमल तालु। ओके, कोमल तालु जो होता है, ये तालु क्या होता है, इनके जो है इमेजेस मैं टेलीग्राम में लगा दूंगा। ओके, टेलीग्राम में जो है इनके जो इमेजेस है, पूरा मुख विवर के बारे में, पूरा नासिका के बारे में सब जो है मैं टेलीग्राम के यानी टेलीग्राम में जो है अपलोड कर दूंगा। वहां से उसको देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, 100% मैं वहां पे आपको रख दूंगा। यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि अपने पास जो है उतना एडवांस लेवल पे रिकॉर्डिंग नहीं है वीडियो बनाने के लिए। छोटा सा मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू जो है ये प्रश्नोत्तरी आप तक पहुंचाया जा रहा है।
ओके, हमें उतना वर्क भी नहीं आता है, कहाँ डिलीट करना चाहिए। शायद इसलिए जो है हमारी जो क्लासेस है उतनी इफ़ेक्टिव नहीं लग रही लोगों को, क्योंकि हम यहाँ पे जो है एडिटिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसलिए तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, ख व्यंजन किसका उदाहरण है? ख व्यंजन जो है किसका उदाहरण है भाई? तो ये अल्प प्राण और घोष का, बी महाप्राण और अघोष का, सी अल्प प्राण और अघोष का, डी महाप्राण घोष का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है महाप्राण अघोष का जो है उदाहरण है। समझ में आया? तो सर ये जो है महाप्राण अघोष घोष क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ। महाप्राण और अल्प प्राण क्या है? प्राण का मतलब क्या है भाई? प्राण का मतलब जो है वायु। क्या है? वायु। ओके, तो इसमें अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, कम वायु, यानी जिस व्यंजन के उच्चारण में जब कम वायु लगती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में जब अधिक मात्रा में जब वायु लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो सर ये तो हो गया अल्प प्राण महाप्राण। सर ये अघोष और घोष क्या है? घोष और अघोष क्या है? तो ये कंपन के बारे में है, कंपन के बारे में है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है क्या है? अघोष है, अघोष। ओके, अघोष है। और जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा जो है यह जो है घोष है। ओके, इसे क्या कह सकते हैं आप? सघोष भी कह सकते हैं, सघोष। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसका जो चार्ट है मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, आप वहां से क्या करते हैं उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। ओके, जो स्वर तंत्र की जो कंपन होता है, कंपन के आधार पर जो है हम क्या करते हैं? इस घोष और अघोष का जो है वर्गीकरण करते हैं। किसके? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या होते हैं इससे पहले मैंने बता दिया है। ओके, पिछली वीडियो में स्वर तंत्र के उदाहरण भी समझाए हैं, उस चीज को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो वो है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है घ व्यंजन का उच्चारण किस वर्ग से संबंधित है? तो घ वर्ग के जो उच्चारण का संबंध किससे? ये तालुव्य, बी मूर्धन्य, सी कंठ, डी दंत्य। तो ये जो प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन मार्क के रूप में छोड़ दे रहा हूं, इसका सही उत्तर जो है आप हमें बता दीजिए कमेंट में। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। प्राचीन काल में क वर्ग को किस वर्ग के अंतर्गत माना जाता था? अगर आप जो है भाई योगेंद्र जी की किताब पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि प्राचीन काल में क वर्ग को किस वर्ग के अंतर्गत माना जाता था। तो ये तालव्य के अंतर्गत, ओके, बी मूर्धन्य के अंतर्गत, सी जिह्वा मूल्य के अंतर्गत, डी दंत्य के अंतर्गत। तो आज जो है क वर्ग को हम कंठ कह रहे हैं, कंठ, कंठ के वर्ग में हम क्या कर रहे हैं उसे रख रहे हैं। ओके, वही जो है प्राचीन काल में किस वर्ग के अंतर्गत माना गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी जिह्वा मूल्य वर्ग के अंतर्गत जो है किसे रखा गया था? क वर्ग को रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घ व्यंजन किसका उदाहरण है? तो ये अल्प प्राण घोष, बी महाप्राण अघोष, सी अल्प प्राण अघोष, डी महाप्राण घोष। तो इसका सही उत्तर है डी महाप्राण घोष। मैंने इससे पहले बताया था घोष अघोष जो है कंपन पर आधारित जो है, स्वर तंत्र के कंपन जो होता है, कितना कंपन हो रहा है, अधिक या कम कंपन पे आधार पे। कंपन क्या होता है? वाइब्रेट, जैसे वाइब्रेशन को स्वर तंत्र होता है उसका वाइब्रेशन को देखते हुए उसका क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया है। ओके, वर्गीकरण जो है किया गया है। और महाप्राण अल्प प्राण क्या है? यानी प्राण यानी वायु, जिस व्यंजन को जब हम उच्चारण करते हैं उस समय लगने वाली जो वायु है उसके आधार जो है हम क्या किया है? इसका वर्गीकरण किया है, अल्प प्राण और महाप्राण। इसलिए कहा जाता है हिंदी जो है वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है वैज्ञानिक? इसलिए साइंटिफिकली कह सकते हैं इसे, साइंटिफिकली। ओके, क्यों साइंटिफिकली कहते हैं? क्योंकि उसका एक नियम होता है। साइंस का क्या होता है? नियम होता है, उसके थ्रू ही हमें जाना पड़ता है। ओके, समझ में आया? इसलिए देखिए ये तो हो गया इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हिंदी के व्यंजनों में कंठ स्पर्श, कंठ स्पर्श व्यंजन है। इससे पहले मैंने आपको बताया, अगर वो याद है तो आप कर सकते हैं। तो इसमें ये अल्प प्राण घोष, यानी ये क अल्प प्राण और घोष, बी ज महाप्राण अघोष,
सी ग अल्पप्राण अघोष, डी घ महाप्राण घोष। तो इसका सही उत्तर क्या है? यहाँ पे हमें विकल्प चुनने के लिए दिया है। विकल्प देखिए, ये फर्स्ट का है ए और बी, दूसरे का है ए बी सी, तीसरे का है ए सी डी, चौथे का है केवल डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, ये तीसरा जो है सही उत्तर होगा। ज जो है कंठ वर्ग का नहीं है, क वर्ग में जो है कंठ स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए जो है कंठ स्पर्श क्यों कहा जा रहा है, इसका जो हमें कमेंट में बता दीजिए। इसलिए ये जो है ज उसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका सही जो उत्तर है वो है तीसरा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है च वर्ग को तालव्य क्यों कहा जाता है? ये तालव्य क्या होता है उसके बारे में भी हमें बता दीजिएगा। मैं भी बता दूंगा, थोड़ी मेहनत आपको करना है, तो इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। ओके, च वर्ग को तालव्य क्यों कहा जाता है? ये दंत से ध्वनि निकलने के कारण, इस तरह के प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, दंत से ध्वनि निकलने के कारण, बी कोमल तालु से ध्वनि निकलने के कारण, सी कठोर तालु से ध्वनि निकलने के कारण, ओष्ठों से ध्वनि निकलने के कारण। तो च वर्ग को तालव्य क्यों कहा? हम क्यों कहे भाई? तो इसलिए कहे कि क्योंकि उसके अंतर्गत जो है कोमल तालु से जो ध्वनि निकलती है, इसलिए जो है हम उसे क्या कहते हैं? उसे च वर्ग में तालव्य कहते हैं। वो च वर्ग को हम क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। समझ में आया? तो इसका जो सही जो उत्तर है वो है बी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है च वर्ग के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ किससे स्पर्श करती है? तो ये कठोर तालु के मध्य भाग से, बी कोमल तालु से। किससे स्पर्श करती है जिह्वा? देखिए, और सी तालु के अग्रभाग से, डी दंत पंक्ति से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, तालु के अग्रभाग से जो है जीभ स्पर्श करती है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है सी है। अगला प्रश्न देखिए, ज व्यंजन किस प्रकार का व्यंजन है? ये अल्पप्राण अघोष, बी महाप्राण अघोष, सी अल्पप्राण घोष, डी महाप्राण घोष। आप जब उच्चारण करोगे जब उच्चारण कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो है अल्पप्राण है, और झ ये जो है अधिक लग रहा है समय, तो यह है महाप्राण है। ओके, और ये घोष है, ये क्या है? अघोष होगा। ओके, समझ में आ रहा? ये क्या है? घोष है, ये क्या होगा? अघोष होगा। ओके, अघोष। इसे घोष को हम सघोष भी कहते हैं। ओके, ये चीज याद रखो। ओके, इसके पास ये भी आ सकता है। समझ में आया? तो इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झ व्यंजन का सही वर्गीकरण है, इससे पहले बताया था, बता दीजिए झ वर्ग का सही वर्गीकरण क्या है? तो देखिए, उसका जो सही वर्गीकरण जो है वह है बी महाप्राण घोष। झ का जो है बी महाप्राण घोष। ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क करते हैं और इसको हम हल कर देंगे, कल के वीडियो में इसे बता देंगे। ओके, तो इसका भी सही उत्तर यही है दोस्तों। हम अघोष कहा था, तो ये घोष ही है दोस्तों। हम क्लियरेंस करने के बाद जो है आपको बता रहे हैं, तो इसका भी सही उत्तर जो है महाप्राण घोष ही आएगा। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ट वर्ग के व्यंजन किस तालु से संबंधित है? जो तालु से, किस तालु से संबंधित है? ये कोमल तालु, बी कठोर तालु, सी दंत्य, डी ओष्ठ। तो इसका जो संबंध है वह है कठोर तालु से। ट जो है कठोर तालु से संबंधित है, ट वर्ग। ओके, इसका सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कठोर तालु को क्या कहा जा सकता है? कठोर तालु का और एक नाम क्या है, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो ये तालु, बी मूर्धा, सी कंठ, डी दंत्य। तो इसको जो हम बी मूर्धा कहते हैं। हम कठोर तालु के हम क्या कह सकते हैं? मूर्धा भी कह सकते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है, कठोर तालु को मूर्धा भी कहते हैं। इस चीज को याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ट वर्ग के उच्चारण में जीभ किससे स्पर्श करती है? तो ये कोमल तालु, बी कठोर तालु का मध्य भाग, सी दंत पंक्ति, डी ओष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी कठोर तालु का मध्य भाग। जब भी हम ट जब उच्चारण में जिह्वा होती है वह जो है कठोर तालु का स्पर्श मध्य भाग से करती है। समझ में आया? तो इसका सही उत्तर जो है बी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ड व्यंजन किस प्रकार का है? तो ड व्यंजन जो है, देखिए यहाँ पे विकल्प दिया है, ए अल्पप्राण अघोष, बी महाप्राण अघोष, सी अल्पप्राण घोष, डी महाप्राण घोष। तो इसका सही उत्तर जो है सी अल्पप्राण घोष, इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मूर्धन्य व्यंजनों का नामकरण किस आधार पर किया गया है। ये मूर्धन्य जो व्यंजन है उसका नामकरण, मूर्धन्य किस, ये जो नामकरण हुआ है किस आधार पर हुआ है। तो देखिए, ये कंठ के आधार पर, बी तालु के आधार पर, सी मूर्धा कठोर तालु के आधार पर, डी दंत के आधार पर। तो कभी कभी आपको ये मूर्धा नहीं दिया जाएगा या फिर कठोर तालु के आधार पर, ऐसा जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा तब जो है इसका सही उत्तर जो है मूर्धन्य होगा। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है सी इसका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त वर्ग के व्यंजन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो त वर्ग के व्यंजन होते हैं वह किस वर्ग के अंतर्गत, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वोष्ठ, तो वह किसके अंतर्गत आते हैं। त जब हम कहते हैं त तो वह दंत्य आते हैं, यानी जीभ जो है दंत को टच होती है त। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह है सी, जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, त वर्ग की ध्वनियां कब उत्पन्न होती है। जो तर वर्ग की ध्वनियां होती है वो कब उत्पन्न होती है। तो जो ऐसा बोलते हैं वो ध्वनि कब उत्पन्न होती है। तो देखिए, यह जब जीवा कोमल तालु से स्पर्श करती है, बी जब जीवा कठोर तालु से स्पर्श करती है, सी जब जीवा को नोक ऊपर वाली दंत पंक्तियों को स्पर्श करती है, डी जब दोनों ओष्ठ स्पर्श करते हैं तब जो है इसकी ध्वनियों की उत्पन्न होती है। ऐसा इसमें से 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से सही विकल्प क्या है हमें बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, जब जीभ जब नोक ऊपर वाली दंत्य पंक्ति को स्पर्श करती है तब जाके जो है वह त वर्ग की ध्वनियां उत्पन्न होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ त, तो देखिए हमारी जीभ का जो पहला वाला होता है वो दांत को टच कर रहा है, त थ द ध, इसलिए इसे त वर्ग की ध्वनियां यहाँ से उत्पन्न होती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है थ व्यंजन किस प्रकार का है। तो वह अल्पप्राण घोष, बी महाप्राण अघोष, सी अल्पप्राण अघोष, डी महाप्राण घोष। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है, आपके लिए छोड़ दूं तो चलिए आपके लिए यह प्रश्न भी छोड़ देता हूं। इसका सही उत्तर क्या है बता दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है ध व्यंजन का वर्गीकरण क्या है। ध व्यंजन का जो वर्गीकरण है वह क्या है। तो देखिए, ये अल्पप्राण घोष, बी महाप्राण घोष, सी अल्पप्राण अघोष, डी महाप्राण अघोष। तो इसका सही उत्तर जो है बी महाप्राण घोष इसका सही उत्तर है। समझ में आया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण किस स्थान से होता है। जब प उच्चारण तब कहाँ से हमारा जो है उच्चारण होता है। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से जीभ की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन, जीभ की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से है हमको बताना है। कहाँ से कहाँ तक जो है जीभ को उच्चारित हम यानी जीभ की सहायता से जो है व्यंजन उच्चारित होते हैं। तो ये ट ठ डे ढ, बी च छ ज झ, सी के नहीं क ही आता है यहाँ पे, क आ ग घ, डी त थ द ध न। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे विकल्प चुनना है। विकल्प में जो है इसका सही उत्तर है 2 है, ए बी सी डी। तो ये दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक्सली ये पे ख आना चाहिए, आ के पास जो है ख आना चाहिए। यहाँ पे क्या है ख आना चाहिए, ये जो है मात्राएं नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर जो है 2 नंबर का सही उत्तर है। समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, फ व्यंजन के उच्चारण में किसका स्पर्श होता है। तो ये जीवा और तालु का, बी जीवा और दंत का, सी दोनों ओष्ठ का, डी दंत्य और ओष्ठ का जो है होता है। तो देखिए, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। बताओगे या हम ही बता दें। तो हम ही बता देते हैं आपको इसका सही जो उत्तर है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है सी दोनों ओष्ठ। फ व्यंजन के उच्चारण में किसका स्पर्श होता है, दोनों ओठ का जो है स्पर्श होता है, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब व्यंजन किस वर्ग का है। कंठ का, तालु का, दंत का, ओष्ठ का। तो ब जो है डी इसका सही है, वो ओष्ठ वर्ग का यानी ओष्ठ है वर्ग जो है आता है, उसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर जो है हम डी है। अगला प्रश्न भ व्यंजन का सही वर्गीकरण है। ये अल्पप्राण घोष, बी महाप्राण घोष, सी अल्पप्राण अघोष, डी महाप्राण अघोष। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी अल्पप्राण महाप्राण घोष इसका सही उत्तर है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। देखिए, ओष्ठों से ध्वनि निकालने के कारण इस वर्ग को कहा जाता है, किस वर्ग को कहा जाता है।
तो ए ओष्ठ्य, बी दंत, सी तालु, डी कंठ। तो इसका सही उत्तर क्या है आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, ये जो आखिरी वाला जो प्रश्न है वो हम आप ही को छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए, इसको याद रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और इन क्लासेस को ज़रूर देखना है, नहीं तो आप ही बाद में पछताएंगे दोस्तों। इतने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है MCQs है आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते जाइएगा और अपनी तैयारी जो है करते जाइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।